बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका आपका एक दो दिन में ही, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का 17 फेब को और इवनिंग के बच्चों का 19 फेब को आपका इंग्लिश का जो एनुअल का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। यानी कि एक दो दिन में ही आपका इंग्लिश का जो फाइनल का एग्जाम होने वाला है बच्चों, इसी की तैयारी और प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाते हुए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसके सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इस वीडियो में हम सॉल्व करके समझेंगे, ठीक है। बेसिकली आपके इंग्लिश के फाइनल के एग्जाम के लिए हमने ऑलरेडी आपको 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। ये जो वीडियो है ये हमारे तीसरे सैंपल पेपर की पार्ट नंबर 2 की वीडियो रहेगी, ठीक है बच्चों। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है इस पेपर की तो जरूर देखो, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर आपका जो सेक्शन नंबर ए है रीडिंग स्किल्स का, इसको हमने पूरा देखा था, जिसमें अनसीन पैसेज 10 नंबर का, एक केस बेस्ड पैसेज 8 मार्क्स का और एक नोट मेकिंग, ये हमने बहुत अच्छे से करी थी। फिर सेक्शन बी हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में, जिसमें ग्रामेटिकल पार्ट था आपका, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, यानी कि वो जो सेंटेंसेस होते हैं रीऑर्डरिंग के, एक्टिव पैसिव वॉइस के, ठीक है ना, और फिलिंग ब्लैंक्स वो हमने देखे थे। पोस्टर डिजाइनिंग के दो क्वेश्चन देखे थे, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, सब कुछ हमने पार्ट 1 में देखा था, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1 का लिंक और साथ ही आपके जो 7 सैंपल क्वेश्चन पेपर हैं, इन सभी वीडियोस का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आई बटन में भी आप कहीं से जाके जरूर से देख लेना, ओके बच्चों। चलिए, जो हमारी ये आज वाली वीडियो है ये पार्ट 2 की वीडियो है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्शन सी लिटरेचर को समझेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके बच्चों। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन ए हमारा कल का था, मतलब पिछली वीडियो का जो था पार्ट 1 का, वो कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड था, इसको हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड भी ऐसा ही था। थर्ड आपकी नोट मेकिंग थी, ये हमने बहुत अच्छे से की थी। तो सेक्शन बी में देख सकते हैं क्वेश्चन 4 था आपका फिलिंग ब्लैंक्स का था, ये हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन 5 जो है आपका रीअरेंज वाला था, ये भी डिस्कस किया था। फिर आपके सिचुएशन वेकेंट के ऊपर, सिचुएशन वांटेड के ऊपर हमने एडवर्टीजमेंट किया था, ठीक है। फिर पोस्टर राइटिंग की थी क्लीन सिटी कैंपेन के ऊपर और से नॉट टू प्लास्टिक इसके ऊपर। फिर हमने स्पीच दी थी, स्पीच थी टोटल कह रहा हूँ दी ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। दूसरी स्पीच थी ईच वन टीच वन इसके ऊपर, ठीक है। फिर हमने एक डिबेट लिखी थी टेक्नोलॉजी मेक्स अस अलोन, पहले इसके 4 की और इसके फिर इसके इमोशन की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था पिछला वीडियो, इसीलिए मैंने बोला कि देख जरूर लेना, ओके। चलिए आज के इस सेक्शन की शुरुआत करते हैं। तो सेक्शन सी हमारा यहाँ से शुरुआत हो जाता है, जो कि है लिटरेचर का। अब लिटरेचर किससे संबंध में? आपकी जो दोनों टेक्स्ट बुक्स हैं इससे संबंधित है, ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। अच्छा, 10वां जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी जो पहली वाली किताब है हॉर्नविल, इसकी पोयम से लिया गया है, ठीक है। इसमें पोयम से लिया गया है, 3 से 4 लाइन का एक स्टैंजा होगा। इससे संबंधित आपसे 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, आपको उसके आंसर करने हैं और इसमें आपको अथवा दिया जाएगा, ठीक है। कैसे सर जी? देखो ये रहा, देखो अथवा, ठीक है। 2 पोयम से दिया जाएगा, किसी एक से आपको करना है, ठीक है। तो आइए हम पोयम को पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे इसको समझेंगे। तो पोयम की लाइंस को पहले मैं यहाँ पे अंडरस्कोर कर देता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है। आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ, मैं धरती की कविता हूँ। सैड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज ने ऐसा कहा। इटर्नल आई राइज इम्पेलेबल, यानी कि इसमें शाश्वत हूँ। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, जमीन और अथा समुद्र से मैं बाहर हूँ, ठीक है। तो ये बात किसने कही है? जो बारिश है इसने कही है। अब यहीं पे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बन जाएंगे। क्या क्वेश्चन है बच्चा? है क्वेश्चन ये है कि हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइंस, हु इज आई स्पीकिंग टू, यानी कि आपको पहले स्पीकर बताना है कौन है और फिर वो किससे बात कर रहा है ये बताना है। तो अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा सैड द वॉइस ऑफ द रेन, तो ये बात किसने कही है? रेन ने कही है। और पूरी कविता में जो बारिश है वो किससे बात कर रही है? बारिश बात कर रही है पोएट से, यानी कि कवि से। तो क्या बोलेंगे? द रेन इज स्पीकिंग टू दी पोएट, ऑप्शन सी करेक्ट है, ओके। उसके बाद है फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स एज विच कैन नॉट बी सीन, यानी कि जिसे हम देख नहीं सकते। तो जिसे देख नहीं सकते वो क्या है? इटर्नल, ये तो अनंत होता है, ठीक है। और बॉटमलेस और सी, इन सभी को तो हम देख सकते हैं, लेकिन इम्पेलेबल इसको हम नहीं देख सकते। इसका अर्थ ही मतलब ही बेसिकली जिसे नहीं देखा जा सकता है, शाश्वत है, ये बोला जाता है, ठीक है। तो ए आपका करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन,
वेयर डज द रेन राइज अप फ्रॉम, यानी कि जो बारिश है वो कहाँ से उदय होती है? द लैंड, यानी कि धरती से, ठीक है। बॉटमलेस सी से, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? बोथ ए एंड बी, ये आपका करेक्ट है। तो डी ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, आगे देखें अगले वाले को। तो अगला जो है हमारा, यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो अगला जो है ये लिया गया है हमारी जो पहली वाली पोएम है उससे। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. लगभग 20-30 साल हो गए थे, उसके बाद में वो हंसी थी। She, Betty and Dolly, she had say, यानी कि बेटी एंड डॉली को देखें और फिर वो कहती है एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, यानी कि उन्होंने देखा कि समुद्र तट पे वो कैसे कपड़े पहने हुए, इसीलिए उस स्नैपशॉट पे वो हंसी थी। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट माइन हिजर लाफ्टर, यानी कि समुद्र की उसकी जो छुट्टियां थी पास्ट की, उसमें वो हंसी थी। बोथ वरी विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि दोनों ही विलाप करते हैं परिश्रम पूर्वक हानि को एक दूसरे को दर्शाते, कुछ ये चीजें थी। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, काफी टाइम हो गया। क्वेश्चन ये है कि अ थिंग ऑफ पास्ट रेफर्स टू, यानी कि अतीत की जब हम बात करते हैं तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है मदर्स लाफ्टर और साथ ही बीच हॉलीडे, यानी कि उसकी मदद हंसी कहाँ पे थी? तो बीच हॉलीडे पे। तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी, ये करेक्ट है। ठीक है। हु आर दी बेटी एंड डॉली, तो बेटी एंड डॉली कौन थी? ये पोएट्स की जो मदर थी, इसकी कजन्स थी। पोएट जो है ना इसकी पोएम की, उसकी जो मदर थी जिसके बारे में पोएम लिखी गई है, ये उनकी कजन्स थी, बेटी एंड डॉली। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट्स विच मीन्स डिसअपॉइंटेड। अब डिसअपॉइंटेड का एक वर्ड हम ढूंढेंगे तो वो होता है वरी। वरी यानी कि चिंतित होना, उदास रहना, और डिसअपॉइंटेड का मतलब ही यही होता है। ठीक है, तो आपका ये बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 जो था आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अभी आपकी हॉर्नबिल किताब के चैप्टर से है, तो ये चैप्टर दिया गया है, आप इसे चाहो तो पढ़ लो, क्योंकि मैं सीधा क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन इसमें से होता है, एक दो क्वेश्चन और बाकी के आपके बुक से होते हैं। ओके, वेल पढ़ते हैं एक बार। Meanwhile, the racing mind of Professor Gaitonde has arrived at plan of action in Bombay. यानी कि क्या बोलते हैं, जो प्रोफेसर गायतोंडे था, इसका दिमाग बम्बई की कार्ययोजना तक पहुंच चुका था। Indeed, यानी कि दरअसल एज एन हिस्टोरियन ही फेल्ट ही शुड हैव टॉट ऑफ इट सूनर, यानी कि एक इतिहासकार के रूप में उन्हें लगा कि उसके बारे में उसे पहले ही सोच लेना चाहिए था। ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स, यानी कि वो किसी लाइब्रेरी में जाता और वहाँ से जो है इतिहास की किस किताबों से इसको समझता। दैट वाज द श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ affairs was reached. He also planned eventually to return to Pune and have to long walk with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened. यानी कि यह पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वर्तमान स्थिति कैसी है। उन्होंने पुणे लौटने और राजेंद्र देशपांडे के साथ में लंबी बात करने की एक योजना बनाई, जो कि निश्चित रूप से उन्हें इस बारे में समझने में मदद करती है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों। पहला क्वेश्चन, प्रोफेसर गायतोंडे वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम, बात कहाँ की जा रही है? फ्रॉम से टू, यानी कि कहाँ से कहाँ तक ये जा रहे थे। तो दिल्ली का तो यहाँ पे ज़्यादा वर्णन है नहीं, ठीक है, तो बॉम्बे टू पुणे हो सकता है या फिर पुणे टू बॉम्बे हो सकता है। तो अभी हमने देखा था कहाँ से जा रहे थे, पुणे से जा रहे थे, और जा कहाँ रहे थे, बॉम्बे जा रहे थे। सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड प्रोफेसर गो टू टाउन हॉल। प्रोफेसर गायतोंडे क्यों चाहते थे वो टाउन हॉल जाएं? बिकॉज ऑफ दैट टू चेक फैक्ट फ्रॉम हिस्ट्री बुक्स, ताकि इतिहास की किताबों से वो फैक्ट को चेक कर सकें, इसीलिए जाना चाहते थे। थर्ड, व्हाट डिड प्रोफेसर नोटिस एट द लेक्चर गोइंग ऑन द पंडाल। तो पंडाल में जो लेक्चर चल रहा था, जो भाषण चल रहा था, उसके बारे में प्रोफेसर ने क्या नोटिस किया? उसने नोटिस किया प्रेसिडेंशियल चेयर वाज एम्प्टी। वहाँ पे जो एक क्या बोलते हैं, माननीयकर्ता की जो चेयर थी, ठीक है, वो वहाँ पे बेसिकली थी ही नहीं, इसीलिए तो राष्ट्रपति की जो कुर्सी थी वहाँ पे खाली थी। तो ये आपका पहला वाला जो चैप्टर था उससे हो गया, मतलब चैप्टर का नाम नंबर कोई सा भी हो, मतलब क्वेश्चन पहला जो था। अब आता है यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन, जो कि है डिस्कवरिंग टू सागा द कॉन्टिनेंट्स थे। अब आप यहाँ से चाहो तो इसे पढ़ लो, मैं इसको क्वेश्चन बताऊंगा। अब पता है बच्चे क्या कहेंगे? तो जी आपने पेपर नंबर 1 में भी तो इसके बारे में बताया था, क्योंकि इससे आता है प्रश्न बच्चों पेपर में, इसीलिए मैं आपको ये दोबारा फिर समझा रहा हूँ। मतलब क्वेश्चन सेम नहीं है,
ना ये वो सेम है, बस चैप्टर सेम है आपका। ओके, क्वेश्चन अलग है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि हु सेड द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन दी 1920s। तो बेसिकली ये कथन किसने कहा था कि जो कार्टर ने किया उसकी वजह से मम्मी जो था वो बुरी स्थिति में था। अब यहाँ पे अगर आप इसे पढ़ोगे तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सैड जाही हवास। किसने बोला था? जाही हवास ने। तो ऑप्शन आपका सी एकदम करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय हस्टली रेस्ट इन एंटिक्विटी। यानी कि ये जो मतलब है, ये जो लाइन आपको दी गई है कि प्राचीन काल में जल्दबाजी में की गई तोड़फोड़ जो हुई, इसके बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में आप यहाँ पे देखें, इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे दिया क्या आ गया है, यहाँ पे देखो ये रहा हस्टली रेस्टेड इन एंटीक्वाइटी। तो इसमें बेसिकली क्या कहा गया है, इसका मतलब ये था कि आर्टिकल्स एंड आर्टिफैक्ट्स दैट वर बर्न्ड विद टुट्स बॉडी वर फाउंड टू बी कंप्लीट। ये था आपका। ठीक है, यानी कि टुट के शरीर के साथ में दफनाए गए लेख और कलाकृतियां जो थी वो पूर्ण रूप से पाई गई थी। व्हाट हैव बिकम पार्ट ऑफ फेरेंस लेजेंड, यानी कि फिरौन को एक किवंतवादी लेजेंड बनाने के लिए क्या सबसे अहम रोल प्ले किया, तो वो था टुट्स टॉम्ब कंटेंट्स, यानी कि टुट के कब्र की सामग्री। ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, तो आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपकी पहली वाली किताब जो थी हॉर्नबिल वाली। चलिए आगे बढ़े। अब क्वेश्चन 12 है हमारा सेकंड वाली बुक से। सेकंड वाली बुक का जो चैप्टर 1 है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हाउस, उससे देखिए क्या लिया गया है। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, टूथ फॉर टूथ, he said, I would swear it is my horse if I don't know your parents. The fame of your family for honesty is well known to me. Yet the horse in the twin of my horse, a suspicious man would believe this eyes instead of heart. Good day, my young friends. यानी कि जो किसान था उसने पहले तो घोड़े के मुंह में देखा, उसने कहा ये दांत जो हैं वो मेरे घोड़े जैसे लग रहे हैं। अगर मैं आपके माता पिता को नहीं जानता तो मैं कसम खाता हूं कि ये घोड़ा मेरा है। ईमानदारी के लिए आपके परिवार की परिस्थिति मुझे मालूम है, क्योंकि आपका परिवार हॉनेस्टी के लिए जाना जाता है, फिर भी घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा लग रहा है। ठीक है, मतलब उसे पता था मेरा ही है, लेकिन उसने कहा कि मैं आपके परिवार को जानता हूँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये घोड़ा मेरे घोड़े जैसा जुड़वा लग रहा है। ठीक है, एक संदिग्ध व्यक्ति जो था वो अपने दिल की बजाय अपनी आंखों पर विश्वास करेगा, है ना, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। शुभ दिन मेरे युवा मित्रों। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ फार्मर। तो फार्मर कौन था जिसका घोड़ा चोरी हुआ था, वो था जॉन व्यारो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, हु डज माई यंग फ्रेंड्स रेफर। तो यहाँ पे ये जो यंग फ्रेंड्स हैं, ये कथन कहा किसने है, जॉन व्यारो ने कहा है। अब घोड़ा किसके पास में था, आराम और मुराद के पास में था, तो कौन हो जाएगा, आराम और मुराद यंग फ्रेंड्स हो गए। उसके बाद में फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सटेंस विच मीन एज सेम डाउटफुल। अब डाउटफुल का एक जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वर्ड है वो क्या होगा, सस्पिशियस। डाउटफुल हो गया, सस्पिशियस हो गया, इसका मतलब एक ही होता है। ओके, हु वाज अंकल खुशरो। तो अंकल खुशरो कौन था, ही वाज अ रिलेटिव ऑफ आराम, वो आराम का एक रिश्तेदार था। ही वाज एन अनोनियस मैन, ही वाज शॉर्ट टेम्पर्ड एंड इम्पेटमेंट बाय नेचर। यानी कि क्या बोलते हैं, वो एक महान व्यक्ति थे। ठीक है, वो स्वभाव से क्रोधी थे और बहुत ही ज़्यादा अधीर थे। ठीक है, किसी भी काम को बहुत ही जल्दी करना चाहते थे, ये कुछ था। तो आपका 12 का जो पहला वाला था ये समझ में आ गया। 12 जो क्वेश्चन रहेगा ना, ये आपका 4 नंबर का है बच्चों। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। आगे बढ़े, चलिए अब अथवा में देखते हैं। तो ये वो क्या बोलते हैं, द मदर्स डे है ना, उससे लिया गया है। तो आप यहाँ से पढ़ो, द मदर्स डे के बारे में ये दिया गया है। मिस्टर पियर्सन मिस फिजगार्ड के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन पहला है बच्चों कि हाउ डज मिस पियर्सन डिस्क्राइब हर फैमिली मेंबर्स। यानी कि जो मिस पियर्सन थी उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया है, तो कैसे, थॉटलेस एंड सेल्फिश, यानी कि जिनके अंदर ना तो भावनाएं हैं और वो सेल्फिश हैं, अपने घर की माता के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, हमेशा रूडली बात करते हैं, हमेशा ऑर्डर देते रहते हैं, ऐसे थॉटलेस हैं उसके फैमिली मेंबर्स, ये कहा है। ठीक है, सेकंड, व्हेन डू मिस पियर्सन एंड मिस फिजगार्ड गेट बैक टू देयर ओरिजिनल स्लेव्स। यानी कि जब वो आत्माओं का चेंजेस करते हैं ना जादू के द्वारा या फिर कुछ भी उसके द्वारा,
तो आत्माओं के चेंजेस को कब ये इक्वल वापस से आ जाते हैं? मिस फिजगार्ड बन जाती हैं, मिस पियर्सन बन जाती है। ऐसा कब होता है? व्हेन मिस फिजगार्ड अटेंड दिस सिचुएशन गोज आउट ऑफ हैंड। यानी एक सेकेंड, यहाँ पे एंड की बात नहीं की जा रही है, मैं यहाँ पे एक चीज मिस कर गया। यहाँ पे एंड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है स्टार्ट की। ठीक है, कि आखिर इन्होंने किया क्यों? तो इसलिए किया था क्योंकि फैमिली की जो कंडीशन थी वो आउट ऑफ हैंड हो चुकी थी। अब इसकी जो पड़ोसन थी वो कह रही थी कि आत्मा को चेंज करने दो, मैं तुम्हारे परिवार को अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, फिर वो समझाती है डोरिस के साथ में, उसका जो इंसिडेंट होता है वो आपको पता होगा, उसके दोस्त को क्या बोलती है, अपने पति को क्या बोलती है, इस प्रकार से। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, बक टीथ एंड हाफ विटेड हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस लाइन। तो ये जो बक टीथ है, हिरन के दांत जैसा, तो ये किसके लिए था? ये जो डोरिस था ना, उसका दोस्त था चार्ली स्पेंस, उसके लिए किया गया था। किसके लिए? चार्ली स्पेंस के लिए। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज मिस फिजगार्ड ओपिनियन अबाउट चार्ली स्पेंस। तो चार्ली स्पेंस के बारे में मिस फिजगार्ड का ओपिनियन क्या था? मिस पियर्सन बिलीव्स दैट, एक सेकेंड, फिजगार्ड के ओपिनियन की बात की गई है ना, तो फिजगार्ड नहीं आएगा यहाँ पे, मिस पियर्सन आएगा। ठीक है ना, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन उस समय का है जब पियर्सन के मतलब क्या बोलते हैं, उसकी जो पड़ोसन थी, जब वो उसके उसमें चली जाती है शरीर में, अपनी आत्मा को मतलब जब आत्मा का चेंजेस हो जाता है तब की बात की जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है। तो वैसे तो क्वेश्चन तो ठीक है, अब आंसर में ये भी लिख सकते हैं, पियर्सन या फिजिकल कुछ भी लिख सकते हैं। मिस पियर्सन बिलीव दैट चार्ली स्पेंस इज बक टूथेड एंड हाफ विटेड एंड शी वुड नॉट लाइक टू बी सीन डेड विद अ फिलो लाइक चार्ली स्पेंस। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि क्या बोलते हैं, जो चार्ली स्पेंस था उसके बारे में पेशेंट का मानना ये था कि चार्ली स्पेंस जो है ना, वो हिरन के दांत जैसा है, आधी बुद्धि का है, मंद बुद्धि का है, और चार्ली स्पेंस जैसे साथी को वो मृत देखना पसंद नहीं करेगी। कुछ ऐसी बातें थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट कंप्लीट। ओके बच्चों, अभी कितने मिनट हुए अराउंड? ओके 17 मिनट 21-22 सेकेंड। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ पे आपको क्या करना है, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, किन्हीं 2 का आंसर करना है, और ये आपकी पोएम और चैप्टर से हॉर्नबिल वाली से। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द पोएम नेम्ड द लेबनियम टॉप एंड हाउ डज द लेबनियम इंश्योर सिक्योरिटी फॉर द नेस्टलिक्स। यानी कि इस पोएम का नाम द लेबनियम टॉप क्यों पड़ा है, और वो जो स्पैरो चिड़िया थी, स्पैरो नहीं क्या नाम था उसका, गोल्ड फिंच, ठीक है, वो कैसे सिक्योरिटी को बढ़ाती थी, ये बतानी है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है बेसिकली, एक तो नाम क्यों दिया गया और वो सिक्योरिटी कैसे करती थी। तो एक क्वेश्चन आपका ये है और दूसरा आपका ये है। देखो, द पोएम हैज बीन नेम्ड द लेबनियम टॉप बिकॉज ऑफ द टॉप ऑफ लेबनियम ट्री हैज बीन डिस्क्राइब इन डिटेल इन द पोएम। जो लेबनियम ट्री है उसके ऊपरी का जो ऊपरी इलाका यानी कि उसकी जो तना है उसको पूरी तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है। इट इज ऑन द टॉप ऑफ लेबनियम ट्री दैट द नेस्ट ऑफ गोल्ड फिंच, क्योंकि एक तो वो पीला है इसके लिए है, दूसरा उसके उस पीले इस लेबनियम टॉप जो हमारा ट्री है इसके ऊपर उस गोल्ड फिंच नामक पक्षी का घोंसला है, इज लोकेटेड एंड वेयर ऑल एक्टिविटी टेक्स प्लेस व्हेन द गोल्डफिन विजिट द नेस्ट। जब वो अपने उसमें घोंसले में जाती है, बाहर जाती है, इसी दौरान सारी एक्टिविटीज होती हैं। सेकेंड, अब वो अपने बच्चों की, अपने घोंसले की सुरक्षा कैसे करती है? अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ द बार्क एंड द सीड्स ऑफ लेबनियम ट्री आर पॉइजनस, सो प्रेडेटर्स नॉर्मली डू नॉट केम नियर टू ट्री। यानी कि वो जो क्या नाम है, गोल्डफिंच के जो पंख थे ना पीले पीले, जब उसे छुपा लेती थी, ठीक है, तो किसी भी प्रकार का कोई शिकारी पक्षी उस पर नहीं आ पाता था, पता ही नहीं चलता था। और साथ ही एक ना विश्वास था, ठीक है, विश्वास कह सकते हैं, भ्रम कह सकते हैं, कि लेबनियम टॉप का जो ट्री है ना वो जहरीला है, इसलिए कोई पक्षी हो गया, कोई सांप वगैरह वो वहाँ पे नहीं आता था। ओके, ये कुछ बातें थी जो कि आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, चाइल्डहुड इज एन एसेंशियल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप बट इट कांट गो ऑन फॉरएवर, डिस्कस। यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि बड़े होने की प्रक्रिया में बचपन जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जॉयफुल और बहुत ही अच्छी स्टेज होती है, लेकिन ये हमारे साथ हमेशा नहीं चल सकता है। अब आपको बताना है कैसे। चाइल्डहुड एज इंपॉर्टेंट स्टेज इन द ग्रोइंग अप प्रोसेस ऑफ एवरी पर्सन।
द ह्यूमन इन्फेंट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, बट ड्यूरिंग चाइल्डहुड ही गेन्स फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रेंथ। यानी कि हमारा जो बचपन है उसमें हम पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर होते हैं, अपने खाने के लिए, खिलौनों के लिए, माता पिता पे, ठीक है, इन पे निर्भर होते हैं। चाइल्डहुड जो है वो हमें शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और मेंटल तौर पे, भावनात्मक तौर पे हमें मजबूत बनाता है। एज द स्मॉल चाइल्ड ग्रोज इन साइज, अदर एबिलिटीज ऑल्सो डेवलप। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम डेवलप हो रहे होते हैं। दिस स्टेज इन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन ह्यूमन डेवलपमेंट, बट इट कैन नॉट लास्ट फॉरएवर। यानी कि ये एक बहुत ही अच्छा समय होता है, माइलस्टोन होता है ये हमारे जीवन का, और इसे हम कभी भी वापस नहीं ला सकते। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, एक बचपन का दिन आप जब 15-20 साल से ज़्यादा के हो जाओगे ना, कभी नहीं जी सकते हो, क्योंकि टेंशन ही टेंशन है, टेंशन ही टेंशन है इसमें, इस पूरे वर्ल्ड में। अभी जब आप 11th में पहुंचोगे, ठीक है, फिर 11th जब आप 12th में पहुंचोगे ना, 12th के बाद में जब आप कॉलेज करने जाओगे, तब आपको दुनियादारी की असली कहानी पता चलेगी। ठीक है, घर में माता पिता बोलते रहते ना कि जब बड़ा हो जाएगा ना, कमाएगा, तब पता चलेगा तुझे, ठीक है ना, तो वो सच कहते हैं। जब बड़े हो जाओगे, 12th से पास आउट हो जाओगे, कॉलेज में जाओगे, या फिर कॉलेज नहीं भी करोगे, कुछ बच्चे तो नहीं भी करेंगे और कुछ करेंगे, सभी को दुनियादारी का मतलब पता चल जाएगा। अभी क्या है, सुबह उठे हम लोग, खाना खाया, पहुंच गए हम स्कूल में, 6-7 घंटे स्कूल में बिताए, आए घर पे होमवर्क किया, थोड़ा पढ़ाई कर ली, दिन गुजर गया। लेकिन जब 12th हो जाएगी ना, रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद क्या करना है, इसी में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक जीवन की कड़वी सच्चाई है। और इसी सीन में जो हमारा बचपन है वो सबसे अच्छा होता है। जब आप चौथी पांचवी में, पहली दूसरी में रहे होंगे, तो आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना। ये चीज़ें थी। तो ये आउट ऑफ द सिलेबस बात हो गई, जो कि मुझे लगा कि आपके साथ में करनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, देखो, व्हाट हैपेंड व्हेन प्रोफेसर गायतोंडे वेंट अहेड टू ऑक्यूपाई द चेयर ऑन द डाइस। जब वो राष्ट्रपति की चेयर वहाँ पे खाली होती है, तो प्रोफेसर गायतोंडे जो है वो क्या करते हैं उस चेयर को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। व्हेन प्रोफेसर गायतोंडे वेंट अहेड टू ऑक्यूपाई द चेयर ऑन द डाइस, द ऑडियंस प्रोटेस्टेड विहमटली। यानी कि वो जो राष्ट्रपति के लिए चेयर पड़ी हुई थी, उस चेयर पे जब राष्ट्रपति जाके बैठा, मतलब राष्ट्रपति कह रहा हूँ, गायतोंडे जाके बैठे, तो दर्शक जो थे उन्होंने जोरदार तरीके से उसका विरोध करना शुरू कर दिया। प्रोफेसर गायतोंडे went to the mic to give his views, but the audience was not moved to listen। यानी कि प्रोफेसर गायतोंडे ने सोचा कि मैं माइक पे जाता हूँ और अपने विचारों को नहीं बताता हूँ, ठीक है, लेकिन पब्लिक जो थी वो भड़की हुई थी और वो सुनना ही नहीं चाहती थी उसकी बातों को। हाउएवर he kept on talking on soon become a target for a shower for tomatoes, eggs and other objects। यानी कि जैसे ही वो अपनी बात को कहना चाहता था, वैसे ही टमाटर, अंडे, जैसे आपने वो क्या नाम है मूवी देखी होगी, ठीक है ना, नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत पुरानी मूवी है, ठीक है, वो जॉनी लीवर वाली, ठीक है, जिसमें वो क्या नाम है गुज्जर भी होता है। तो वो जो स्टेज पे होती है ना, और जो हीरोइन होती है उसकी, तो उसमें वो आता है और उसको पकड़ने के लिए, तो फिर वहाँ पे पड़ते हैं, उस पर टमाटर पड़ते हैं, कहीं तो खीरा पड़ता है, कभी कभी तो कुछ चप्पल पड़ती है, वो जो आमिर खान होता है और वो उसका दोस्त जो होता है उस पर, ठीक है, स्टेज पे जब गाना गाते हैं, तो वही सीन यहाँ पे भी हुआ। ठीक है, कि वो करना तो चाहता था अपनी बातों को, लेकिन वो जैसे ही बोलता उससे पहले ही उस पर टमाटो, एग्स, अदर चीज़ें उसके ऊपर फेंकी जाने लगी। फाइनली द ऑडियंस रश्ड टू थ्रो हिम आउट बॉडीली, बट ही वाज नोवेयर टू बी सीन। यानी कि अब भीड़ ने ये सोच लिया कि अब हम इसे उठा के पंडाल से बाहर फेंक देंगे, लेकिन देखा वो तो गायब हो गया। गायतोंडे, प्रोफेसर गायतोंडे जो था वो तो गायब हो गया, भीड़ ने ऐसा देखा। बस यही चीज़ है यहाँ पे। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड है बच्चों, द नरेटर वाज फैसिनेटेड बाय द हग टिबेटियन मास्टिफ्स, वाई। क्या बताना है आपको कि जो वर्णन करता है, इसने तिब्बती जो मास्टिफ्स थे इसे मोहित क्यों हो गया, अर्थात उसके बारे में इसने क्या ऐसा देख लिया, क्या ऐसी उनकी विशेषता देखी जिससे उसके बारे में उसने लिखा इस चैप्टर में, या समझाया या पढ़ाया या उसको पसंद आया, क्या था वो ऐसा। तो देखो, क्रॉसिंग द नोमाड्स डार्क टेंट्स pitched in Riometans, the narrator noticed that hug, black dog, or Tibetan mastiffs guarded most of the tents। यानी कि वो जब क्या नाम है नोमाड्स क्या नाम है इसको पार कर रहे थे, ठीक है, क्या नाम था उसका,
मतलब जब वो पहाड़ की तरफ चढ़ रहे थे तो उसने बहुत सारे खाना बदोसे के जो तंबू थे उनको देखा, और उनके तंबू के बाहर ना एक काला कुत्ता था जिसे तिब्बती मास्टिफ बोला जाता था, ठीक है, और अधिकतर तंबुओं की वो रखवाली भी कर रहे थे, ठीक है। दीज monstrous creature would tile their great big heads when someone moved towards them, यानी कि उनका जो सर था वो बहुत बड़ा था, बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे। अगर कोई उनकी तरफ आता ना तो फिर वो मूव करते बड़ी खतरनाक तरीके से। As they drew closer, these dogs would race straight towards them like a bullet from a gun। अगर उनके पास में कोई जाता है ना अनजान, तो वो डॉग ना इतनी तेजी से उसके उस पे ऊपर झपटते हैं जैसे कि गोली से गन से गोली निकल रही हो, ठीक है। दीज डॉग्स वर पिच ब्लैक एंड यूजुअली मोर वाइट देन कॉलर्स, यानी कि क्या बोलते हैं, ये कुत्ते गहरे काले रंग के थे, आमतौर पर चमकीले लाल कॉलर भी इन्होंने पहने हुए थे। दे barked furiously with their giant jaws and were they so fearless that they ran straight into the path of their vehicle। और भी एक दो पॉइंट हैं जो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये विशेषताएं उसने बताई थी। तो ये चारों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए बच्चों 13 के। अब बात करते हैं 14 की। तो 14 में है आंसर एनी वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये है आपकी स्नैपशॉट की बुक से 3 नंबर के 2 क्वेश्चन, किसी एक का आंसर करना है। तो आइए समझते हैं कौन सा क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज मिस फिट्जगेराल्ड एडवाइस टू मिस पियर्सन आफ्टर शी हैड पुट बैक द फैमिली मेंबर्स इन देयर प्रॉपर प्लेस सिग्निफाई। ठीक है, तो क्या कहा गया था इसके बारे में कि जो मिस फिट्जगेराल्ड थी, परिवार के सदस्यों को एकदम उचित स्थान पे वापस रखने के लिए, यानी कि उनको सही तरीके से सलाह देने के लिए, सही तरीके से समझाने के लिए, जो फिट्जगेराल्ड थी इन्होंने पियर्सन को क्या सलाह दी। ठीक है, तो सलाह क्या थी, मिस फिट्जगेराल्ड एडवाइस मिस पियर्सन नॉट टू बी सॉफ्ट एंड वेस्ट ऑल एफर्ट्स शी हैड पुट इन टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ हर फैमिली फॉर द बेटर। यानी कि जब आत्माओं की चेंजेस हो जाती है, फिर जो मिस फिट्जगेराल्ड होती हैं वो पियर्सन की शरीर में जाके अपनी आत्मा प्रवेश करके जब सारा कुछ कर देती हैं, फिर वापस से जब आत्माएं चेंज हो जाती हैं तो मिस फिट्जगेराल्ड बन जाती हैं, पियर्सन बन जाती हैं। तब फिट्जगेराल्ड कहते हैं कि देखो, फैमिली को मैंने थोड़ा बहुत समझा तो दिया है आपके रूप में जाकर, ठीक है, लेकिन हाँ अब आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने परिवार के प्रति सॉफ्ट नहीं होना है, ठीक है, नहीं तो जो हमने किया वो वेस्ट हो जाएगा, सारे एफर्ट्स हमारे वेस्ट हो जाएंगे। Miss Pearson is unsure how he would explain her behavior. Miss Fitzgerald tells her that her own soft behavior is responsible for misgivings of the family members। यानी कि मिस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स जो है ना वो हमारे लिए कैसा बिहेवियर रखते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। जब हमारे सॉफ्ट हैं तो हमसे वो कुछ भी काम करवाएंगे, आप कुछ बोलोगे नहीं तो वो गलतियां भी करते जाएंगे, है ना, मिसगिविंग्स होंगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। सेकंड क्वेश्चन, अ मदर्स वर्क इज़ नेवर डन। ये एक कड़वी सच्चाई है कि हमारे घरों की जो माताएं होती हैं, हमारी जो माँ होती है, इसका काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। डू यू एग्री? यस आई एग्री। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द प्ले एंड द डे टू डे लाइफ। यानी कि माँ का जो काम है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, ठीक है, आपको इस प्ले के संबंध में, अब मदर्स डे के संबंध में आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। तो आंसर लिखेंगे कैसे, अ मदर्स वर्क इज नेवर डन। माँ का काम कभी खत्म ही नहीं होता। आई एग्री विद दैट। अ मदर वर्क्स एंडलेसली फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट एज डज मिस पियर्सन। यानी कि माँ जो है ना वो पूरे दिन काम ही करती रहती है जब तक कि रात का सोने का समय नहीं आता है, जिस प्रकार से कहानी में पियर्सन करती हैं। इन द स्टोरी मदर्स डे, पियर्सन वर्क्स एंडलेसली फॉर हर फैमिली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम। बिना किसी चाहत, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के वो पूरे दिन अपने घर वाले, अपने जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उसके लिए काम करती रहती है। शी डज ऑल हाउस होल्ड क्रोश, यानी कि वो घर के सारे काम करती है। शी टेक्स ऑर्डर फ्रॉम ऑल द फैमिली मेम्बर्स। किसी को चाय बनानी है, किसी को कुछ खाना है, तो सारे ऑर्डर्स लेती है, सब कुछ करती है, ठीक है। तो हाँ, ये कड़वी सच्चाई है कि आप घर में चाहे पता है फैमिली मेम्बर्स में चाहे आपके 10 ही फैमिली मेम्बर्स क्यों ना हो, लेकिन जो माँ होगी ना 99% घरों में माँ जो है इनका काम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। वो बात अलग है 3-4 जब बहुएं आ गई हैं घर में तो भले ही हो, ठीक है, क्योंकि फिर वो संभाल सकते हैं, लेकिन आजकल तो टाइम ऐसा है कि जब बहुएं आ जाती हैं तो लड़के जो है वो न्यारे हो जाते हैं तरीके से, ठीक है, तो मोस्टली ऐसा देखा जाता है। तो माँ का जो काम है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। ओके बच्चों,
चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि पहली किताब से है। वाई डू यू थिंक प्रोफेसर गायतोंडे डिसाइड नेवर टू प्रेजाइड ओवर मीटिंग्स अगेन? अब यहाँ पे बहुत से बच्चे एक बात कहेंगे, क्या सर आपने जो है क्वेश्चन गायतोंडे वाले चैप्टर से दो ले लिए हैं, एक तो 6 नंबर का भी 3 नंबर का भी। तो इसलिए क्योंकि हम पता है क्या करते हैं, हम एक पेपर के अंदर एक चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन समझ लेते हैं। ऐसे ऐसे करके आपके टोटल हैं ही 5-6 चैप्टर, है ना। तो जो 7 चैप्टर होंगे इसमें आपके एक एक करके बाकी चैप्टर के भी क्वेश्चन बुक कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। इसीलिए तो समझ गए ना, एक ही चैप्टर के 1-2 क्वेश्चन लेने का क्या टारगेट है हमारा। चलिए, तो वाई डू यू थिंक प्रोफेसर गायतोंडे डिसाइड नेवर टू प्रेजाइड ओवर मीटिंग्स अगेन? अर्थात यहाँ पे क्या कहा गया कि आपको क्या लगता है कि प्रोफेसर गायतोंडे ने कभी भी बैठकों की अध्यक्षता ना करने का फैसला क्यों लिया था? तो आइए समझते हैं। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो भाई बड़े ध्यान से समझना है और सारे वर्ड को अच्छे से देखना है, ठीक है। देखो समझो अच्छे तरीके से क्या लिखा हुआ है। प्रोफेसर गायतोंडे had the experience of speaking at 99 meetings and faced the Pune audience as being most hostile। यानी कि प्रोफेसर गायतोंडे ने लगभग 999 बैठकों में अभी तक का अनुभव लिया है। उन्होंने पुणे के दर्शकों का सबसे अधिक विरोध किया। During his visit the other world he found a lecture going on at आज़ाद मैदान। यानी कि जब वो अपना क्या नाम है भ्रमण कह रहा हूँ भाषण देने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने एक व्याख्यान देखा चलता हुआ जो कि किस पे चल रहा था, दिल्ली के आज़ाद मैदान में। द प्रेजिडेंशियल चेयर ऑन द स्टेज वाज अनऑक्यूपाइड। मैंने देखा उस पंडाल में जो चेयर थी राष्ट्रपति की वो खाली थी। प्रोफेसर गायतोंडे हु बिलीव्ड इन प्रॉपर्टी एंड डेकोरम इन सोशल एंड पब्लिक लाइफ considered it to be scandalous and wanted to correct wrong act. He went to the mic express। जब वो चेयर पे बैठ गया ना तो पब्लिक जो थी वो भड़क गई, उसके बाद अंडे वगैरह फेंकने लगी, जो भी मैंने आपको 3 नंबर में बताया था। उसी प्रकार से वो अपने व्यूज़ तो देना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही लोग उस पर भड़क गए, फेंकने लगे, कुछ कुछ मारने लगे उसको, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वो अपनी बात को रख नहीं पाया, तो इसीलिए उसने कहा कि नेवर, आई विल नेवर ऑर्गेनाइज एनी मीटिंग। इसीलिए उसने ऐसा किया था। अब 1-2 पॉइंट यहाँ पे भी दिए गए तो आप उसे भी पढ़ लो। ओके बच्चों, तो ये हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट आर द फैक्ट्स दैट आर नोन अबाउट किंग टुट्स लिंगेज? ठीक है, तो यानी कि आपको क्या बताना है, किंग टुट के वंश के बारे में आपको क्या पता है। तो आइए, वंश के बारे में क्या पता है, मुझे तो बहुत कुछ पता है, बताओ सर। देखो, किंग टुट के परिवार की जब हम जानकारी लेते हैं तो लिखेंगे Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty Golden Age। यानी कि अमेनोहोटेप थर्ड जो कि टुट के पिता या दादा थे, ये एक शक्तिशाली फिरौन थे जिन्होंने 18वें राजवंश के स्वर्ण युग की ऊंचाइयों पर लगभग 4 दशक यानी कि 40 सालों तक शासन किया। His son Amenhotep IV, यानी कि उनके जो बेटे थे Amenhotep IV, succeed him and initiated one of the strongest period in the history of ancient Egypt। यानी कि उनका जो बेटा था Amenhotep IV, उसने उसको जब उत्तराधिकारी बनाया गया था तो उसने प्राचीन मिस्र के इतिहास में उसके इस अवधि को सबसे अजीब अवधियों में जाना गया था। ठीक है, द न्यू फेरोन प्रमोटेड the worship of Aten and Sundays changed his name to Akhenaten। यानी कि जो अगला फिरौन था एटेन, ये संडेस की पूजा को बढ़ावा दिया उसने अपना नाम बदल कर भी अखेनाटेन कर लिया। ठीक है, और सर्वेंट ऑफ अटेन यानी कि अटेन का नौकर, एंड मूव्ड टू रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम ओल्ड सिटी ऑफ द बेस टू न्यू सिटी अखेनाटेन। यानी कि जो उसकी पहली राजधानी थी उसको छोड़ के वो अखेनाटेन चला गया, नाउ नोन एज अमामा, जो कि अब अमामा के नाम से जानी जाती है। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री वाई अटैकिंग अमून, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। यानी कि क्या बोलते हैं, यानी कि एक बार हमला हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो जब हमला हुआ
तो बहुत सारे देवी देवताओं के जो स्कल्पचर्स थे, ठीक है, उनको तोड़ दिया गया, इमेजेस को हटा दिया गया, टेम्पल्स को बंद कर दिया गया। आफ्टर अखेनाटेन्स डेथ, जब अखेनाटेन की डेथ हो गई, अ मिस्टीरियस रूरल नेम, इसमें ना क्या नाम था इसका, इसमेंस खा कारे, ठीक है, नाम थोड़ा सा वैसा है। तो क्या नाम था, जब अखेनाटेन की मृत्यु हो गई है तो हम एक रहस्यवादी राजा ये अपीयर्ड हुआ एंड एक्साइटेड विद हार्डली टू हार्डली अ ट्रेस, यानी कि उसने क्या किया, निशाना बना के उसको बाहर निकाला गया था उसके शासक को। अ वेरी यंग टूटन खाटेन टुक द थ्रोन एज द किंग देयर आफ्टर, यानी कि देखो हुआ ये था कि जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, वह उनके देवी देवताओं के चित्रों को हटाया जा रहा था, तब ऐसे में एक रहस्यवादी शासक स्मेंस खकेरे, ठीक है, ये इसने राजगद्दी संभाली और बिना किसी निशान के ये बाहर निकल गया। इसके बाद एक बहुत ही युवा तूतन खातेन, इसने राजा के रूप में गद्दी संभाली अखेनाटेन के, यानी कि मृत्यु के बाद में स्मेंस खकरे और उसके बाद में फिर ये आया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें आपके दो क्वेश्चन हैं जो कि सेकंड वाली किताब से हैं। द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ द ह्यूमन कंडीशन क्रिएटेड आफ्टर द वॉर कमेंट, अर्थात जो एड्रेस स्टोरी है ये ह्यूमन कंडीशन पे बेस्ड है जो कि वॉर के बाद में होती है। तो आपको इस पर कमेंट करना है। तो आइए आप भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। यू हैव टू कमेंट कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। ओके, चलिए पढ़ते हैं। वॉर ब्रिंग्स विद इट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, जो युद्ध है वो अपने साथ मृत्यु और न जाने क्या क्या लेके आता है, विनाश लेके आता है, ठीक है। इट लाइक्स द सबटल फीलिंग्स ऑफ लव एंड सिंपैथी, यह प्रेम और सहानुभूति की जो भावनाएं होती हैं इनको खत्म कर देता है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन हिज स्टोरी, और यही हुआ इस स्टोरी में। द नरेटर्स mother leaves all her valuables with an acquaintance a woman during the war, यानी कि उसकी माँ जो थी वो युद्ध में जाने से पहले उसने अपनी दोस्त को अपने सारे वैल्यूएबल थिंग्स दे दी थी। द मदर डाइस, जो उसकी माँ मर जाती है नरेटर की, एंड मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, द नरेटर विजिट्स द वुमेन टू सी हर मदर्स थिंग्स बट द वुमेन डज नॉट शो एनी ह्यूमन फीलिंग्स टुवर्ड्स हिम, यानी कि जब वो जाती है अपनी आंटी, अपनी माँ की जो दोस्त थी, उससे अपने माँ की थिंग्स को लेने के लिए, तो उसे पहचानने से मना कर देती है, ठीक है। सी डज नॉट इवन अलाउ टू नरेटर टू कैम इन साइड एंड सिट फॉर अ वाइल, वो ये भी नहीं कहती कि तुम आओ अंदर बैठो, वो पहचानने से मना कर देती है। इट इज़ नॉट कन्वेंट फॉर मी नाउ, सी सेज वेरी क्यूटली, आई कैन नॉट टू सी यू सम अदर टाइम, एंड देन सी क्लोज द डोर, कई बार तो वो कहती है, मतलब बहुत ही क्रोधित तरीके से रूडली बात करती है, और फिर कहती है कि मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहती हूँ, ठीक है, और भी बहुत कुछ कहती है। थस वी सी दैट वॉर ravages द वर्ल्ड नॉट ओनली अ फिजिकल लेवल बट ऑल्सो एन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल, यानी कि हमें केवल और केवल आर्थिक तौर पे ही नहीं, फिजिकली तौर पे भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी कई तरीके से प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एफर्ट्स दैट एंड्रयू मेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग द स्टिल बॉर्न बेबी बैक टू लाइफ। तो क्या है इसके बारे में, आइए पढ़ते हैं। एक सेकंड, पहले क्वेश्चन तो समझ लो हिंदी में, उसके बाद देखना। यानी कि आपको क्या बताना है, आपको वर्णन करना है कि जो बच्चा जब सुसैन का मृत पैदा हुआ था विदाउट ब्रीथलेस, यानी कि सांस नहीं आ रही थी उसकी, तो उसको किस प्रकार से उसने जीवित किया या फिर उसके अंदर सांस डाली, है ना। तो वो उसने क्या क्या किया वो आपको यहाँ पे बताना है। काफ़ी बड़ा आंसर है तो ध्यान से समझें। आफ्टर पुलिंग आउट द स्टिलबॉर्न बेबी फ्रॉम अंडर द बेड, एंड्रयू वॉज एबल टू गैस वाई द बेबी हैड स्टॉप ब्रीथिंग। जब बेबी उसके हाथ में आता है तो वो ये देखता है कि ये तो सांस ही नहीं ले रहा है। फिर उसको समझ में आ रहा है कि आखिरी सांस ले क्यों नहीं रहा है। द कॉज वाज एस्फिक्सिया विच हैज कंडीशन इन विच देयर इज इंडिकेट और नो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंडिंग ऑन द वेंटिलेटर ड्यू टू सफोकेशन और ड्रॉइंग, यानी कि जब बेसिकली डिलीवरी होती है तो इस समय बेसिकली जो एक एक्सपीसिया कारण है, यही कारण बनता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये तो ना कोई बच्चा ले पाता है, नहीं तो छोड़ पाता है, इसलिए वो सांस नहीं ले पा रहा था। देयरफॉर ही रियलाइज्ड
that there was no point to attempting to revive the child with the help of conventional restrictions methods applicable in such cases। यानी कि उसने देखा कि ऐसे केस में जो मेडिकल क्या बोलते हैं तरीके होते हैं वो ज़्यादा काम नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही लेड द चाइल्ड ऑन ब्लैंकेट एंड स्टार्टेड स्पेशल ब्रीथिंग मेथड्स, यानी कि इसीलिए उसने क्या किया, स्पेशल मेथड्स जो थे ब्रीथिंग के लिए वो शुरू कर दिए। थस he poured hot and cold water in 2 basins and kept pushing the child alternately into the water of both basins for about half an hour, यानी कि तकरीबन आधे घंटे तक उसने क्या किया, एक भले देखो ध्यान से देखो, उसने क्या किया, 2 पॉट लिए, ठीक है, 2 बेसिन्स लिए, एक में गर्म पानी एक में ठंडा पानी, एक में बच्चों को पहले गर्म पानी में रखता फिर ठंडे पानी में रखता। तो ऐसा काम उसने आधे घंटे तक किया, हाफ एन आवर। बट नो ब्रीथ केम, अब आधे घंटे से ज़्यादा हो गया ऐसा करते हुए, अब कोई सांस नहीं आ रही थी। ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम माउथ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा उदास हुआ। एंड डिफीट सेटल्ड इन हिज माइंड, अब वो हार गया था अपने माइंड से। लेकिन फिर भी स्टिल ही वांटेड टू मेक वन मोर लास्ट अटेम्प्ट, इसीलिए उसने एक अटेम्प्ट और करना चाहा। सो दिस टाइम शी रब्ड द बेबी विद अ रफ टॉवल एंड देन क्रश्ड इट्स स्मॉल चेस्ट, both her hands are released it and tired to breathe into that limp body। एंड यानी कि क्या किया उसने, अब जब आधे घंटे तक कुछ नहीं हुआ तो उसने बच्चे को उठाया तौलिए से, उसको फिर रगड़ा थोड़ा सा, ठीक है, और उसके हाथों को रगड़ा, पैरों को रगड़ा, चेस्ट को रगड़ा। एंड उसके बाद में द मिरेकल वाज हैपेंड, द बेबीज लिटिल चेस्ट took one more breath and then one more breath and Andrew was victorious as the baby was financially revived। यानी कि सब कुछ हो गया, उसने अपना 100% कर दिया। फिर उसके बाद में हुआ एक चमत्कार। चमत्कार क्या हुआ, बच्चे ने एक छोटी सी सांस ली 1 सेकेंड की, फिर सांस ली, फिर सांस ली और फिर सांस लेने लग गया। तो इस प्रकार से एंड्रयू जो था वो एक विजेता बना एक मृत बच्चे को जीवित करने में, ठीक है। हालांकि पूरी तरीके से मृत नहीं, वो जो एक्सप्रेसिया रीजन था इसको सही करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। विद इन 42 मिनट्स हमने अपना ये पेपर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आप सभी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है बच्चों कि हमने आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए 10 इंपॉर्टेंट जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं ये रेडी करे हैं, ठीक है। और अगर आप इन सैम्पल क्वेश्चन पेपर को लेते हो और तैयारी करते हो तो पेपर की आपकी जो तैयारी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आज ही खरीदिए और आज ही इनको तैयारी कीजिए। खरीदने के लिए क्या करना है बच्चों, आपको मैं एक व्हाट्सअप नंबर बता रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा 8595519430। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आपको ये प्राइस बताएंगे इन 10 सैंपल पेपर का 199। तो पता है क्या करना, आप जब इनको व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे तो हाई में ये लिख देना, हाई JSK10। इस कोड को देखते ही आपको प्राइस में छूट मिल जाएगी, कितनी, 50% की, यानी कि 10 सैंपल पर आपको मिलेंगे ओनली ऑन 99 रुपीज़, ठीक है। आप इनको बाय कीजिए और अगर आप इसे करते हो तो आपकी जो तैयारी है पेपर की वो नॉट लाइक अ टॉपर, लाइक अ टॉपर प्रो बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो बाय कीजिए, तैयारी अच्छी कीजिए। और अगर आप पॉलिटिकल की खरीदना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस पॉलिटिकल के लिए है, वो भी आपको 99 में मिल जाएंगे, बट आपको ये कोड यूज़ करना होगा, ठीक है। पॉलिटिकल के हिंदी में भी है और आपके इंग्लिश मीडियम में भी है। और रही बात बच्चों आपके इंग्लिश के और सैंपल पेपर लाने की वीडियो की, तो वो भी आपके लिए हम ले आएंगे। अभी आपके लिए हम 3 से 4 सैंपल पेपर और भी लाएंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके लिए हम सैंपल पे लेके आएंगे उसके लिए एक जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बनाई है, और सैंपल पेपर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। ऑल द बेस्ट, आपके एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।